अभी हमको देख के आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर, लेकिन जब हम इलाहाबाद में स्टेज में गाया करते थे ना, बंद जाती थी जनता। प्रोग्राम खत्म करने का नाम ही नहीं लेते। हीरो तो मैं नहीं सर, यहाँ तो हम रिक्शा वाले हैं। यहाँ कोई माई का लाल हमको पहचान नहीं पाएगा सर। अंदर से कुछ और ही है और बाहर से मजबूत। तमाशा 2015 की भारतीय रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो इम्तियाज अली द्वारा लिखित और निर्देशित है। रोमांटिक कॉमेडी या बातें विकिपीडिया से ली गई हैं, पर मैंने जिस तमाशा को देखा है वो रोमांटिक कॉमेडी तो कतई नहीं था, क्योंकि अगर आप करीब से देखेंगे तो तमाशा प्यार के बजाय जीवन के बारे में अधिक है। इम्तियाज अली की किसी भी फिल्म को दोबारा देखना आनंददायक होता है। हर बार जब आप इन्हें देखोगे तो उनमें आपको थोड़ा अंतर मिलेगा। उनकी फिल्मों में हमेशा कुछ न कुछ कविता होती रहती है। कुल मिलाकर तमाशा एक पुरानी शराब है जो हर अगली बार पहले से बेहतर हो जाती है और आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। यह फिल्म उन मनोवैज्ञानिक विकारों के बारे में है जो हम अपने जीवन में हर दिन देखते हैं। कहानी में हर कोई इतना अस्त व्यस्त है कि जीवन की कसौटी में फिट होने के लिए अपना दैनिक कार्य अपूर्णता से कर रहा है। तो हेलो नमस्ते नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल में, जहां आज की चर्चा रहेगी फिलोसफी ऑफ तमाशा पर। और साथ में हम यह भी जानेंगे कि यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। तमाशा कहानी है एक लड़के की। वेद एक ऐसा लड़का है जो नहीं जानता था कि उसे अपने जीवन में क्या करना है। बाद में वो एक ऐसे व्यक्ति में बदल गया जिसने कॉर्पोरेट जगत में अपनी पहचान खो दी। एक लड़का जिसने खुद को कभी भी अपने सपनों का पीछा करने की इजाजत नहीं दी। एक लड़का जिसके सपने कॉलेज के समय ही मर गए और अब उसने खुद को चोरों की अंधी दौड़ में शामिल होने के लिए ढाल लिया है। वह है जो उठता है, दांत ब्रश करता है, काम पर जाते समय ट्रैफिक लाइट पर रुकता भी है, दूसरों के लिए लिफ्ट का दरवाजा खुला रखता है, सहकर्मियों को देखकर विनम्रता से मुस्कुराता है और शून्य कर देने वाला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देता है। वही दूसरी ओर तमाशा तारा की भी कहानी है। तारा एक यथार्थवादी लड़की है जिसको एक ऐसे लड़के से प्यार हो जाता है जो यह भी नहीं जानता कि वो क्या चाहता है, और अंत में वो एक ऐसी महिला बन जाती है जो भौतिकवादी मुस्कान के पीछे के पुरुष को भी समझती है और जिसका प्यार और स्वीकृति वेद को वह बनने की अनुमति देता है जो उसे बनना था। पूरी फिल्म में तारा को वेद के नखरे और उसके आरोप हमेशा स्वीकार होते हैं, लेकिन अंत में केवल वही थी जिसने वेद के द्वारा अपने आसपास रचे गए इस तमाशा को संभाला था। पूरी फिल्म दर्पण की तरह दिखती है। हर बार जब आप देखते हैं कि वेद भ्रम में है या कुछ और है तो वहाँ एक दर्पण होता है। ऐसा लगता है कि वो दर्पण वेद को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन उससे भी अधिक हम ऑडियंस को रिफ्लेक्ट करता है। वो जब भी मिरर के थ्रू खुद से बातें करता है तो वो उस वक्त हम ऑडियंस से भी बातें कर रहा होता है, क्योंकि उसी की तरह हम भी कंफ्यूज होते हैं कि मिरर के अंदर या मिरर के बाहर दोनों में असली वेद कौन है। वेद का बचपन कहानियों और कल्पनाओं से भरा है और दुख की बात है कि कोई भी उसे समझ नहीं पाता। जो चीजें उसके लिए अनमोल हैं वो दूसरों के लिए कितनी बेकार हैं, जबकि दूसरों को जो सार्थक और महत्वपूर्ण लगता है वो उन्हें खुश नहीं कर रहा है। वो केवल पुरानी परंपराओं का पालन कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि क्या चीज उन्हें खुश करती है। उनके लिए खुशी पूरी तरह से जिम्मेदारी, दूसरों के लिए जीना, सभ्य होना और हर दिन को दूसरे दिन की हूबहू नकल बनाकर जीवन जीना है। वेद भी समझौता करते हुए नियमित उबाऊ जीवन जीने लगता है। उसे वही करना चाहिए क्योंकि हर कोई ऐसा कर रहा है। वो उसमें रच बस गया था। इस फिल्म की मुख्य अवधारणा सच्चे स्व की खोज करना है और इस कहानी में तारा वो किरदार है जो वेद के असली स्व को जगाती है जो उसके अंदर ही था। अगर तुम साथ हो गाना शुरू होने से पहले वेद द्वारा तारा से कही गई वो लाइनें तुझे तो प्यार हो गया है पगली मगर किसी और से आपको अंतहीन विचारों में डाल देगी। अगर तुम साथ हो गाना एक लड़की के भावना को दर्शाता है जो बताती है कि अगर वे साथ रहेंगे तो कितनी खुशी होगी, जबकि लड़का कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीवन हमेशा एक गड़बड़ गतिविधि है और अगर वो एक साथ रहते भी हैं तो भी ऐसा ही रहेगा। यह गाना उस स्थिति का एक आदर्श रूप है जिसमें दोनों खुद को पाते हैं। तारा टूटी हुई लेकिन चिंतित स्थिति को चित्रित करती है, वहीं वेद आंतरिक संघर्ष और हताशा को चित्रित करता है। बात यह है कि जब आप फिल्म की कहानी महसूस कर सकते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपने कोई बेहतरीन फिल्म देखी है। इस फिल्म में आप जीवन के अलग अलग सार को समझते हैं कि कैसे लोग वही कर रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं बिना यह पूछे कि क्यों कर रहे हैं, और अपना बचा हुआ जीवन इसी विश्वास में बिता देते हैं कि शायद उन्होंने सही काम किया है और फिर एक दिन मर जाते हैं। लेकिन वास्तव में इस उपहार यानी कि इस जीवन को जीने का यह सही तरीका नहीं है और इम्तियाज अली तमाशा के थ्रू यही बताना चाहते हैं। फिल्म के एक दृश्य में वेद भ्रमित होता है क्योंकि कहानीकार ने कई कहानियों को मिला दिया है और उसे गलत कहानी सुना रहा है, और जब छोटा वेद इसकी शिकायत करता है तो कहानीकार उसे पूछता है तो क्या तकलीफ है, प्रॉब्लम क्या है? अरे कहानी कहानी होती है और वही कहानी हर जगह चलती है, हर वक्त। अयोध्या में, यूनान में, लैला मजनू, रोमियो जूलियट,
सिकंदर की चढ़ाई, लंका की लड़ाई, और इस वक्त हमारे आसपास और तुम्हारी जिंदगी, अरे वही कहानी, एक ही। सोचो मत कि कहाँ और कब और किसकी, बस मजा लो कहानी। वास्तव में केवल एक ही कहानी है जो युग दर युग दोहराते रहती है। यह वास्तव में वही चीज है जिसे हम नई पीढ़ी को सौंपते हैं, जो अपने आने वाले अनंत काल तक ऐसे ही चलती रहेगी। फिल्म का एक और सबसे रोमांटिक और इमोशनल सीन जिसमें विवाद सिर्फ वेद और तारा के बीच में ही नहीं था, बल्कि वेद और उसके खुद के भीतर में भी था। तारा एक निराशाजनक महिला के रूप में वेद को पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, भले ही इसके लिए उसे समझौता करना पड़े। वेद ने उसे झिड़क दिया था, उसे वहाँ से चले जाने के लिए भी कहा था, लेकिन वो ऐसा कर न सकी। वह कुछ भी कर सकती थी, वस्तुतः कुछ भी, लेकिन वेद को जाने नहीं देती। उसे उसके साथ रहना था, उसे उसके लिए रहना था, चाहे कुछ भी हो। यह कहानी जितनी वेद की है उतनी तारा की भी है। तारा वेद की यात्रा की एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। तारा एक तारे की तरह वेद का मार्गदर्शन कर उसकी यात्रा में आगे बढ़ी। उसने उसे दिखाया कि वह वास्तव में कौन था। उसने उसे उस वेद की याद दिलाई जिसे वो भूल गया था। वो हमेशा उसके साथ थी, तब भी जब वो खुद नहीं था। उसने उस पर विश्वास किया जब किसी और ने उस पर नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि कोर्सिका कोई रोल प्ले नहीं था, वो असली वेद था। अब फिल्म के शुरुआती सीन की बात करें तो यहाँ एक जोकर और एक रोबोट को दिखाया जाता है। जिसे मेटाफोरिकली ठीक से समझे तो यहाँ जोकर हमारे मन की भूमिका को निभा रहा होता है, जो हमेशा अनुशासित नहीं होता और हमेशा मूडी रहता है, और रोबोट हमारे खुद की भूमिका को निभा रहा होता है, जिसे हमेशा वैलिडेशन की जरूरत होती है। वो रोबोट जिस ट्रेडमिल पर चल रहा होता है वो हमारे दैनिक कार्य को सिंबलाइज करता है, कुछ ऐसा जिसे हम लगातार करते रहते हैं। और यहाँ नीचे बैठी ऑडियंस हमारे जीवन के उन लोगों को मेटाफोरिकली सिंबलाइज करती है जिन्हें हम हमेशा वैलिडेशन के लिए खुश करना चाहते हैं। और यह स्थिति तब और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है जब रोबोट कहता है, वार्निंग वार्निंग, ऑडियंस आ चुकी है, गो गो। यहाँ चेतावनी शब्द सब कुछ स्पष्ट कर देता है। यह बताता है कि जब भी दुनिया को हमारी असली रूप दिखाने की बात आती है तो हम कितने भयभीत हो जाते हैं। और मैं यह बात बता दूं कि ये सब कुछ होते रहता है और फिल्म की स्टार्ट हुए मात्र 3 मिनट ही हुए होते हैं, और अपनी स्टार्टिंग के मात्र 3 मिनट में ही यह फिल्म हमें बता देती है कि हम आगे क्या देखने वाले हैं। कुल मिलाकर तमाशा इम्तियाज अली द्वारा बनाई गई वो कविता है जिसका अर्थ हर किसी के लिए अलग अलग है। यह हमारे विचार और हमारे अनुभव पर डिपेंड करता है कि हम तमाशा को किस नजर से देखते हैं। यह फिल्म उस प्याज की तरह है जिसमें कई सतहें होती हैं पर उनका स्वाद एक ही होता है, और अगर एक बार जब आप इस फिल्म को समझ लेते हैं तो ये आपको किसी उत्कृष्ट कृति से कम नहीं लगेगी। मैं फिल्म के कोर्सिका वाले भाग को किसी फेरी टेल दुनिया से सिंबलाइज करता हूँ जिसे हम जीना चाहते हैं, और बाकी के भाग को हमारे वास्तविक जीवन से जिसे हम जीते हैं। कहानी अच्छी होने के बावजूद फिल्म उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई क्योंकि इसमें ड्रामा की कमी थी। यह कहानी का हीरो किसी को पीट नहीं रहा होता है और न ही अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाना गाता है। इस कहानी में हमारा हीरो कई मुद्दों का सामना कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसका शिकार हुआ होता है। वह रोता है, क्रोधित होता है, अपना धैर्य खो देता है। वह नहीं जानता कि अस्वीकृतियों को कैसे संभाला जाए। वह शायद उस भीड़ के लिए हीरो नहीं है जो सिर्फ मनोरंजन करने के लिए मल्टीप्लेक्स में दाखिल हुई थी। और अगर आपको ये थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और अगले ऐसे ही टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।